कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकी फुटबॉल मैच देखते हैं, जहां निकी नाम का एक आदमी अपनी प्रेमिका जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है, लेकिन निकी का ध्यान खेल से ज्यादा भीड़ पर है। वह एक खूबसूरत लड़की को अपनी सीट से उठकर जाते हुए देखता है। उसी पल उसके दिमाग में एक शरारती विचार आता है। वह जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाता है। कहता है, चलो देखते हैं कि उस लड़की को कितने लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। पास बैठे आदमियों में से एक लिवान कहता है कि वह भी शर्त में शामिल होना चाहता है और निकी मान जाता है। सब मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनना शुरू कर देते हैं। जब वह लड़की स्टैंड से बाहर जाती है, अंतिम गिनती से पता चलता है कि 7 लोगों ने उसे पीछे मुड़कर देखा। इस शर्त में जेस ने सबसे करीबी संख्या का अनुमान लगाया था, इसलिए वह जीत गई। लिवान बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे दे देता है और फिर अगले राउंड को शुरू करने का सुझाव देता है। इस बार शर्त इस बात पर है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस बाहर हो जाती है, ये कहते हुए कि वह खेल के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन निकी कूद पड़ता है और एक $0 की शर्त लगाता है। जैसे ही सीटी बजती है, रेफरी एक फाउल का संकेत देता है और यह वही टीम निकली जिस पर निकी ने दांव लगाया था। वह जीत जाता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। हारने के बाद भी लिवान और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, इस बार $5 की शर्त लगाते हैं। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी गेंद को पास करेगा या उसके साथ दौड़ेगा। निकी $5 की शर्त लगाने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। लिवान अनुमान लगाता है कि खिलाड़ी दौड़ेगा और निकी कहता है कि वह पास करेगा। जैसे ही सीटी बजती है, खिलाड़ी वास्तव में गेंद लेकर दौड़ता है। एज, इसका मतलब है कि निकी $5 हार जाता है। अब निकी तय करता है कि ठीक है। उसे फरहाद की तस्वीर भी दिखाई गई थी, जिससे एक विजुअल मेमोरी बनाने में मदद मिली। इसलिए जब लिवान ने दूरबीन से देखा तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से नंबर 55 की ओर गया और जैसे ही उसने फरहाद को देखा, जेस ने 55 कहा। जेस को पहले से कुछ नहीं बताया गया था, ताकि पूरे खेल के दौरान उसके हाव भाव स्वाभाविक बने रहें। इस तरह कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। सब कुछ सुनने के बाद जेस निकी से पूरी तरह प्रभावित थी। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। बस कुछ दिन पहले निकी एक कमरे में जेस के पास बिस्तर पर लेटा हुआ था और एक आदमी उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। जेस उसके बगल में बैठी थी, जिसे वह हाल ही में मिला था। यह साफ था कि किसी ने निकी को फंसाया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने शांत होकर कहा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अगर तुम गोली मारना चाहते हो तो गोली मारो। बंदूक वाले आदमी ने निकी की प्रतिक्रिया देखी और तुरंत समझ गया कि यह आदमी चालाक है, उनसे भी ज्यादा धूर्त, और उसका अनुमान बिल्कुल सही था। निकी एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट था जो बड़े कौशल से छोटे मोटे चोरी को अंजाम देता था। जेस ने उसे धोखा देकर निकी को उस कमरे में लाया था, लेकिन निकी को उसमें एक स्वाभाविक प्रतिभा दिखाई दी। उस समय जेस को कुछ समझ नहीं आया। जब बंदूक वाला आदमी चला गया, निकी ने जेस से कहा, तुम में एक हुनर है। अगर तुम लोगों को धोखा देने की इस क्षमता को निखारती हो तो तुम एक बहुत आरामदायक जीवन जी सकती हो। निकी ने कहा, यह हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। मेरे पिता, उनके पिता, वे सब कॉनमैन थे। हम खून से धोखेबाज हैं। हर चाल, हर दांव हमारे लिए एक खेल है। बिना समय बर्बाद किए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, अमीरों से चोरी करने के लिए जो उनके आसपास थे। काम हो जाने के बाद पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छिपकर भाग गई। पूरी योजना इतनी सटीकता से क्रियान्वित की गई थी कि कोई कुछ भी पता नहीं लगा सका। उस रात उन्होंने एक साथ जश्न मनाया। निक्की ने सभी की तारीफ की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में 1-2 मिलियन कमाए थे। अगले दिन टीम के सभी सदस्य तैयार हो रहे थे अपने अपने रास्ते जाने के लिए। दस्तावेज नष्ट कर दिए गए थे और निक्की ने सभी को आश्वासन दिया कि उनका पैसा कुछ ही दिनों में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निक्की के पास अभी भी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निक्की जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने एक पूरा प्रदर्शन किया, यह दिखाने के लिए कि वे सिर्फ कुछ मिनटों में 1 मिलियन कैसे कमा सकते हैं। अब तक जेस निक्की के प्यार में पड़ने लगी थी। उसने सोचा कि वह निक्की की गर्लफ्रेंड है और इसीलिए वह उसे यह सब दिखा रहा था, लेकिन निक्की ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए समूह में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया, निक्की ने उसे नकद में 80 शून्य दिए और आखिरकार अलविदा कह दिया। जेस ने उसकी ओर आंखों में आंसू लिए देखा। उसका दिल टूट गया था, क्योंकि वह निक्की के प्यार में पड़ गई थी। साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि 80 शून्य बहुत कम थे, क्योंकि निक्की ने अभी अभी 1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निक्की की दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। जेस ने अब उसका असली रंग देख लिया था। लगभग 3 साल बाद एक रेस कार एक सर्विस स्टेशन पर आकर रुकती है और हम निक्की को फिर से देखते हैं। उसकी आंखों में थकान थी और यह उसके पूरे चेहरे पर लिखा था कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे। लंच के दौरान वह जॉर्ज से मिला, एक रेस कार टीम का मालिक। जॉर्ज की शोध टीम ने एक नया एल्गोरिथम विकसित किया था। वह एक पल के लिए सोचता है और कहता है, इस बार $50 का दांव लगाते हैं। यह सुनकर जेस चौंक जाती है, लेकिन निक्की गुस्से में दिखता है। इस समय किस्मत उसके साथ नहीं है। वह अगला दांव फिर हार जाता है और उसे और 50 शून्य देने पड़ते हैं। अब जेस उसे तुरंत रुकने के लिए जोर देती है, लेकिन निक्की का गुस्सा और अहंकार हावी हो जाता है। बिना सोचे समझे वह अगला दांव 100 शून्य का लगाता है। लायुआन हंसता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा भी है? निक्की चुपचाप मेज पर नकदी का एक पूरा बंडल फेंक देता है। यह देखकर लायुआन भी उत्साहित हो जाता है। इस बार निक्की दांव लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास सफल होता है। अब
निक्की को 100 शून्य का नुकसान हो गया है। वह समझ नहीं पा रहा है कि इस गड़बड़ी से कैसे बाहर निकले। जेस भी उसके व्यवहार से हैरान है, लेकिन अब खेल बहुत गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। निक्की कहता है, मेरे पास 1 मिलियन बचे हैं, चलो ये सब दांव पर लगाते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अंतिम फैसला ताश खेलकर किया जाएगा। चूंकि लीवान लगातार जीत रहा है, वह अब उत्साह से पागल हो रहा है। वह निक्की को एक एटीएम मशीन की तरह देखने लगता है। लीवान अपना पत्ता खींचता है। यह चिड़ी का 5 है। अब निक्की को बस 5 से बड़ा पत्ता निकालना है। उसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। निक्की एक पत्ता उठाता है और उसे पलट देता है पूरे आत्मविश्वास के साथ, लेकिन यह पान का 3 है। यह देखकर जेस तुरंत अपनी कुर्सी से गिर पड़ी। जब निक्की ने खेल शुरू किया था, उसका इरादा केवल 10 का दांव लगाने का था, लेकिन अब वह 1 मिलियन से अधिक हार चुका था। ऐसी शर्मनाक हार के बाद वह कहता है कि यह मन पढ़ने जैसा है। ऐसा लगा जैसे निक्की खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहा था। लीवान को भी शक होने लगा कि निक्की धोखा दे रहा होगा। उसके शक को दूर करने के लिए निक्की ने कहा, ठीक है, मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, इस बार जेस करेगी। जेस ने निक्की को गुस्से से देखा। वह समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा था। उसने कहा, इतने सारे लोगों के बीच की यह संभावना है कि मैं सही जर्सी नंबर का अनुमान लगाऊंगी। यह कहकर उसने जाने की कोशिश की, लेकिन लीवान के सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया और उनके बीच थोड़ी सी झड़प हो गई। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निक्की ने उससे कहा कि वह बस मैदान के चारों ओर देखे और कहे जो भी नंबर उसे अपना सा लगे। लीवान ने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी को चुना। फिर जेस ने दूरबीन ली और पूरे मैदान को स्कैन किया। उसे हर जगह जर्सी नंबर दिखाई दे रहे थे। वह कैसे अनुमान लगा सकती थी? फिर उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निक्की के शब्द याद आए कि उसे वह नंबर चुनना चाहिए जो उसे अपना सा लगे। उनका दोस्त फरहाद जर्सी नंबर 55 पहने हुए था। जेस समझ गई कि यह सब निक्की की योजना का हिस्सा था। उसने कहा, नंबर 55, और यह सही जवाब था। लीवान दंग रह गया। जेस भी सोचने लगी कि निक्की को कैसे पता चला कि लीवान वह नंबर चुनेगा, लेकिन उस पल यह मायने नहीं रखता था। वे पहले ही शर्त जीत चुके थे। उन दोनों ने $1 मिलियन का लाभ कमाया और अपना खोया हुआ सारा पैसा वापस पा लिया। वे नकदी से भरे 2 बड़े बैग लेकर स्टेडियम से निकल गए। कार में निक्की ने जेस को बताया कि सब कुछ उनकी योजना का हिस्सा था। वे लंबे समय से लीवान पर नजर रख रहे थे। लीवान अपनी बुरी जुए की आदतों के लिए उच्च समाज में अच्छी तरह से जाना जाता था। वह अपने सामने रखी गई किसी भी शर्त पर कूद पड़ता था। निक्की ने सोचा कि यह नौकरी एक मजाक थी। वह आंख बंद करके भी ऐसा घोटाला कर सकता था, लेकिन जॉर्ज के बटलर को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने सीधे निक्की को धमकी दी और कहा, अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें सीधे सीने में गोली मार दूंगा। निक्की ने एक टक्सीडो पहना और उस शाम एक पार्टी में शामिल होने के लिए चला गया। निक्की और जॉर्ज के बीच की योजना भीड़ के सामने एक नकली लड़ाई का मंचन करना थी, लेकिन जब जेस एक लाल पोशाक में सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखी तो उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई। वह सीधे जॉर्ज को गले लगाने चली गई। यह देखकर निक्की की आंखें गुस्से से भर गईं। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने जेस को 3 साल से नहीं देखा था और अब वह किसी और के साथ थी, और वह भी उस आदमी के साथ जिसने निक्की को काम पर रखा था। जेस शांति से निक्की के पास गई और उसे बताया कि अब वह चोर कलाकार नहीं रही और 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वह अब मायने नहीं रखता। उसने यह भी कहा कि जॉर्ज को उनके पुराने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था और इसे इसी तरह रखना सबसे अच्छा होगा। यह सुनकर निक्की आग बबूला हो गया। उसने वोदका का एक गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। पहले उसने गुस्सा होने का नाटक करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह वास्तव में गुस्सा था। जॉर्ज के साथ सबकी मौजूदगी में हुई लड़ाई अब कोई नाटक नहीं थी, वह असली थी। उनकी लड़ाई ने प्रतिद्वंद्वी रेसिंग टीम का ध्यान आकर्षित किया। जैसा कि योजना बनाई गई थी, जल्द ही सुरक्षाकर्मी आए और निक्की को पार्टी से बाहर फेंक दिया, लेकिन अब उसके हाथ में प्रतिद्वंद्वी टीम का बिजनेस कार्ड था। अगली सुबह निक्की मैक्लेरन टीम के मालिक से मिला। उसने सीधे कहा, मैं तुम्हें एक्सर सिस्टम बेचना चाहता हूं। इसकी कीमत 3 मिलियन होगी। टीम के मालिक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सौदेबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम का परीक्षण किया। जेस ने कबूल किया कि वह जॉर्ज से प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि वह जॉर्ज का महंगा घड़ी कलेक्शन चुरा सके। निक्की को झटका लगा तो जेस ने जॉर्ज के लिए अपने प्यार का नाटक सिर्फ निक्की को जलाने के लिए किया था। अब वे दोनों पकड़े गए। जॉर्ज बटलर की तरफ मुड़ा और पूछा कि निक्की सॉफ्टवेयर चुराने में कैसे कामयाब हुई। जैसे ही निक्की ने अपना मुंह खोला, बटलर ने अचानक गोली चला दी। वह गोली सीधे निक्की की छाती में लगी। जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा गया और बटलर से कहा, मैं दोबारा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं हत्या के लिए पकड़ा गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जॉर्ज ने जल्दी से बटलर को फायर कर दिया और गोदाम से भाग गया। जेस अनियंत्रित रूप से रो रही थी, लेकिन बटलर ने शांत होकर कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वास्तव में निक्की का आदमी हूँ। सच कहूँ तो बटलर निक्की का पिता था। उसने गोली को दिल के ठीक पास सावधानी से मारा था, अंदर से नहीं निकाला। उसने घाव पर टेप लगाया, अतिरिक्त खून निकालने के लिए सुई का उपयोग किया और निक्की की छाती में हवा के दबाव को संतुलित किया। अचानक निक्की ने अपनी आंखें खोली। वह जिंदा था। यह एक पागलपन भरा प्लान था, लेकिन यह काम कर गया। उनके पीछे पैसों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। वे तीनों गोदाम से निकल गए। निक्की असल में एक अनाथ था और उसका पालन पोषण इसी आदमी ने किया था। उसने ही निक्की को व्यापार के सारे गुर सिखाए थे। उनका नियम सरल था, कभी भावुक मत होना। लेकिन अब निक्की को वास्तव में जेस से प्यार हो गया था।
बटलर उन दोनों को सड़क के किनारे छोड़ गया और सारा पैसा अपने साथ ले गया। निक्की के पास कुछ नहीं बचा, लेकिन अस्पताल जाते समय उसने जेस के हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा। यह जॉर्ज की 200 यूरो की घड़ी थी। निक्की ने उसे देखा, जेस ने उसे देखा और दोनों मुस्कुराए। इस तरह की चालों और हाथ की सफाई से उसे अब भी उसके लिए भावनाएं थीं। खैर, सौदे के दिन निक्की आई और मैक्लारेन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर सौंप दिया। बदले में एक मजबूत आदमी ने उसे 3 मिलियन यूरो वाला एक ब्रीफकेस दिया। लेकिन निक्की का स्वभाव ऐसा था कि उसने कभी जोखिम लिए बिना काम नहीं किया। उसने गुप्त रूप से वही सॉफ्टवेयर हर रेसिंग टीम को बेच दिया था। हर हाथ मिलाने से उसे और यूरो मिलते थे। जिसने भी उससे हाथ मिलाया उसे लाखों का भुगतान किया। जब तक दौड़ शुरू नहीं हुई तब तक किसी को पता नहीं था कि हर टीम को XR सिस्टम का बिल्कुल वही संस्करण बेचा गया था। उस रात भागने के बजाय निक्की ने जेस को मैसेज किया कि अगर वह समय पर आ गई तो वे एक साथ भाग सकते हैं। निक्की ने इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही उसने हार मान ली और जाने के लिए मुड़ा, जेस प्रकट हुई, लेकिन भागने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी क्षण वही मजबूत आदमी जिसने मैक्लारेन टीम की ओर से उसे 3 मिलियन यूरो दिए थे, निक्की के सामने आ गया। वही पूरी सुपी के सांप के कलते रहने, वास्तव में वह जॉर्ज का आदमी था। उसे सच्चाई का पता चल गया था कि निक्की ने नकली सॉफ्टवेयर के बजाय असली सॉफ्टवेयर बेच दिया था। उसे 1 मिलियन यूरो की परवाह नहीं थी। अब उसने अपनी पूरी रेसिंग गियर पहनी और जानबूझकर निक्की की कार से टक्कर मार दी। एक भयानक दुर्घटना के बाद निक्की और जेस दोनों को पकड़ लिया गया। उन्हें बांध दिया गया और चोरी की गई सारी नकदी जॉर्ज के सामने रख दी गई। जॉर्ज आग बबूला था। उसने वह सॉफ्टवेयर बनाने में 40 मिलियन यूरो खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह अब भी यह पता नहीं लगा पाया था कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जब निक्की ने कुछ नहीं कहा तो जॉर्ज ने जेस की नाक बंद कर दी, उसकी सांस रोक दी। वह देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने के काबिल है या नहीं। जब जेस मान गई तो निक्की ने उसे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ एक मेले में भेजा। यह जेस का पहला व्यावहारिक काम था। वह हाथ में नक्शा लेकर लोगों से रास्ते पूछने लगी। जब वह लोगों का ध्यान भटका रही थी तो उसके साथी ने चुपके से एक पर्यटक का कैमरा लेंस चुरा लिया। एक अन्य सदस्य ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और जेस ने उसका बटुआ ले लिया। जेस अब अपनी चोरी करने की शैली में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगी थी। चॉपस्टिक्स का उपयोग करके उसने एक और महिला के बैग से उसका बटुआ निकाल लिया। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया कि किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। निक्की एक इमारत की छत से सब कुछ देख रहा था। उसने टीम को जेस को अकेला छोड़ने के लिए कहा। अब उसकी बारी थी अकेले प्रदर्शन करने की। जेस ने एक के बाद एक महंगी चीजें चुराना शुरू कर दिया और हर चोरी के साथ निक्की का उसके प्रति सम्मान बढ़ता गया। अब निक्की ने उसे एक और बड़ा काम दिया। इस बार एक हाईटेक घोटाला। विशेष लेंस की मदद से वे अन्य खिलाड़ियों के पत्ते देख सकते थे और उन्हें आसानी से हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने का भी एक सिस्टम था। चुराया गया कार्ड गुप्त रूप से एक टीम के साथी को भेजा जाता था, जहां एक डिवाइस उसका डेटा कॉपी कर लेता था और फिर कार्ड मालिक की जेब में वापस रख दिया जाता था। जब तक किसी को पता चलता उनका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता। एक और घोटाला नकली ATM मशीन का था। जब भी कोई पैसे निकालता, ATM चुपके से उनका पिन स्टोर कर लेता। फरहाद बाद में मशीन हटा देता और सारा डेटा चुरा लेता। सभी चुराए गए क्रेडिट कार्डों को अलग अलग श्रेणियों में छांटा गया। उनका उपयोग करके महंगी लखरी वस्तुएं खरीदी गईं और अंत में उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया।